हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे बच्चे? दिस साइड डॉक्टर CA में CS प्रियंका सक्सेना और मैं आज आपके लिए एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रही हूँ इन द नेम ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ये CM में फाइनल के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं एंड वो प्रोविजंस आपके कंपनीज एक्ट से उठाए गए हैं along with certain standards issued by Institute of Cost and Management Accountants of India। ठीक है बच्चे, तो आइए शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट को। और इस सब्जेक्ट को समझने से पहले हम यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म को दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं, which is considered as audit। ये टर्म आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ी होगी। फटाफट से इस टर्म का एक क्विक रिव्यू करते हैं सो दैट फाइनल में आके हम इंटर के प्रोविजंस को कनेक्ट कर सकें और इस ऑडिट के प्रोसीजर को कैसे अंडरटेक किया जाए इसको देखें और सीखें। ठीक है बच्चे, तो आइए एक बार देखते हैं हम ऑडिट के प्रोविजंस को। ऑडिट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? वैसे तो आपने इंटर में पढ़ा है, बट उसके कुछ बेसिक टर्म्स को हम दिमाग में बैठा लेते हैं एक बार क्विकली, सो दैट जब ये टर्म्स हमारे आगे चल के चैप्टर्स में आए तो हमें दिक्कत ना आए। वो कहते हैं सर ऑडिट का लिटरल मीनिंग होता है एग्जामिन करना, किसी चीज को चेक करना। किसको चेक करना? मैम अगर फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं तो उसको हम कह देंगे फाइनेंशियल ऑडिट। अगर हम टैक्स के प्रोविजंस को चेक कर रहे हैं तो उसको हम कह देंगे टैक्स ऑडिट। अगर हम कॉस्ट अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं तो उसको हम कह देंगे कॉस्ट ऑडिट। यानी ऑडिट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ड है जिसका मतलब है चेकिंग ऑफ समथिंग, एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। और ये एग्जामिनेशन जिन जिन चीजों का होगा उन चीजों का ऑडिट प्रोसीजर फॉर्म हो जाएगा। तो ऑडिट इज अ प्रोसेस टू चेक द ट्रू एंड फेयरनेस in any transaction recorded in the records। कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड्स में एंटर्ड है उनकी ट्रू एंड फेयरनेस को देखना, उनकी करेक्टनेस को चेक करने के प्रोसेस को कहा जाता है ऑडिट। अगर ये चेकिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स की हो रही है तो वो फाइनेंशियल ऑडिट बन जाता है जो आपने इंटर में पढ़ा। अगर ये कॉस्ट अकाउंट्स की चेकिंग हो रही है तो वो कॉस्ट ऑडिट बन जाता है। अगर ये लॉ की चेकिंग हो रही है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने लॉ को कंप्लाई किया, यानी जितने भी लॉज हैं, फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड का लॉ है, ग्रेच्युटी का लॉ है, ये सारे लॉ एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई कर रही है या नहीं, इसकी चेकिंग को हम कहते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट। एंड अगर मैनेजमेंट की चेकिंग की जा रही है कि मैनेजमेंट अपना काम सही तरह से कर रहे हैं या नहीं, वो उनके ऑपरेशन सही तरह से हो रहे हैं या नहीं, तो उसको हम मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशंस ऑडिट रिस्पेक्टिवली कहते हैं। यानी ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हो गई जिसका मतलब है टू चेक समथिंग, और चेकिंग जिन जिन चीजों की होगी उन्हीं का ऑडिट हम कंसिडर कर देंगे। अब सवाल उठता है ये ऑडिट होता कैसे है? तो भाई अगर आपको चेकिंग करानी है तो ऑब्वियस सी बात है बाहर से कोई एक इंडिपेंडेंट पर्सन बुला के लाइए। यानी इट्स समथिंग लाइक कि आपने एग्जाम्स दिए और आपके एग्जाम्स की जो शीट है, एग्जामिनेशन शीट है, आंसर शीट है, अगर वो हम कह दें कि आप खुद ही चेक कर लो तो ऑब्वियस सी बात है सबके 100 में से 100 आएंगे, क्योंकि सर आपके हिसाब से जो सही था वही तो आप अपनी आंसर शीट में लिख के आए, लेकिन आपने सब कुछ सही लिखा या नहीं इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसको चेक हमें किससे कराना पड़ेगा? एक बाहर बैठे ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन से चेक कराना होगा जिसका आपसे कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों मैम? क्योंकि बेटा अगर पर्सनल कनेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं चेकिंग कर रही हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हैं और मुझे पता है कि आपकी कॉपी मेरे हाथ में आई है, तो मैं आपकी चेकिंग करते वक्त बायस होंगी, पार्शल हो जाऊंगी। मैं कहूंगी मेरे स्टूडेंट ने लिखा है तो सही ही लिखा होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे लॉ मेकर क्लियरली कहता है कि सर चेकिंग जब भी होगी ऐसे बंदे के द्वारा होगी जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। दैट पर्सन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है नॉट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है।
सो दैट चेकिंग के टाइम पे वो इम्पार्शली चेकिंग कर सके। इम्पार्शली मतलब उसका कोई भी डिसीजन इन्फ्लुएंस ना हो सके, उसका कोई भी फैसला ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में ना हो। वो जो भी फैसला ले अपनी मर्जी से ले, अपनी सोच समझ से ले और सही फैसला ले, तभी चेकिंग सही मायने में करेक्टली की जाएगी। तो यहाँ पे लॉ मेकर कहता है कि ऑडिट जो भी है वो हमेशा एक ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन से कराइए जो एक्सपर्ट भी हो अपनी फील्ड का। एक्सपर्ट का मतलब, सर मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऑडिट की, फाइनेंशियल ऑडिट की, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में इंडिया के अंदर एक्सपर्ट माने जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो लॉ मेकर ने कहा कि जितने भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिनके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है, वो ये फाइनेंशियल ऑडिट कर सकते हैं। सिमिलरली उन्होंने कहा सर कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट होना है, कॉस्ट ऑडिट होना है, तो इंडिया में कॉस्टिंग के एक्सपर्ट्स हैं CMEs। तो लॉ मेकर ने कहा जो भी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ही कैन कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट। सिमिलरली उन्होंने कहा सर लॉ की चेकिंग करो कि लॉ ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से फुलफिल कर रही है या नहीं, तो लॉ के एक्सपर्ट इंडस्ट्री में CS माने जाते हैं। तो लॉ मेकर ने कहा कि किसी भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से आप सेक्रेटेरियल ऑडिट करवा सकते हैं, एंड सो ऑन। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जिस चीज की चेकिंग करा रहे हो आप उस बंदे से चेकिंग कराओ जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। और मैम ये चेकिंग कराई क्यों जा रही है? भाई सिंपल सी बात है, चेकिंग कराना तो बहुत जरूरी है। क्यों? एक सिंपल सा लॉजिक देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है और आप जानते हैं अच्छे से दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी एक बार कंपनी जब ROC के साथ रजिस्टर्ड हो जाती है तो लॉ की निगाह में इसका अपना एक अस्तित्व होता है। अब इस कंपनी में लेट्स से पैसा आ रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोग, और जो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें जनरली हम बुलाते हैं मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। उन्हें जनरली हम क्या बुलाते हैं? मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का काम है पैसा कंट्रीब्यूट करना, यानी शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट करना। कैपिटल मतलब वो पैसा जिससे बिजनेस चलेगा, और ये कैपिटल बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, देयरफॉर इसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं, और जो शेयर्स खरीदते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। और ये शेयर होल्डर्स जनरली आर वेरी लार्ज इन नंबर्स। अगर हम बड़ी बड़ी कंपनी की बात करें लाइक रिलायंस, टाटा, तो सर यहाँ पे शेयर होल्डर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर्स, बहुत सारे होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब सर इतने लाखों शेयर होल्डर्स हैं तो वो लाखों लोग इकट्ठा फैसला तो नहीं ले सकते कंपनी के बिहाफ पे। देयरफॉर जो भी पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी में लगाया उस कैपिटल को मैनेज करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये आपने कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जनरली कौन चुनते हैं? ये शेयर होल्डर्स अपने में से ही कुछ लोगों को डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, जिनको अच्छी खासी नॉलेज है बिजनेस चलाने की, जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, जिनके माइंड में आइडिया है, एंड सो ऑन। अब टेक्निकली स्पीकिंग कंपनी जो कि एक सेपरेट एंटिटी है जिसमें पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाया और जिस पैसे को मैनेज करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स के हाथ में है, ये लोग क्या करते होंगे? डायरेक्टर्स क्या करते होंगे? जो भी शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया उसको खर्च करते होंगे, उसको बिजनेस में यूज करते होंगे। डायरेक्टर्स बिजनेस रन करते हैं
तो बिजनेस में कैपिटल को यूज करते होंगे, पैसे को खर्च करते होंगे और उससे प्रॉफिट कमाते होंगे, और अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते होंगे, लेजर्स में रिकॉर्ड करते होंगे, एंड साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट कर देते होंगे। यानी एक तो हर एक ट्रांजैक्शन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होती होगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या होता है बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब होता है लेजर्स, जर्नल एंट्री एंड सो ऑन, उसमें एंट्री करते होंगे। एंड फिर साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती होगी जो पूरे साल का कच्चा चिट्ठा दिखाती होगी, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फॉर्म में तैयार करते हैं। अब मान लीजिए डायरेक्टर्स ने जो भी खर्चे किए वो पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिए, सारे खर्चे पीएनएल में हैं और सारी इनकम क्रेडिट की हुई है, और जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं। और डायरेक्टर्स क्या करते हैं भाई? सोचिए ये पैसा किसका है, ये पैसा किसके द्वारा लगाया गया है? शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो डायरेक्टर्स साल के एंड में इस प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को शेयर होल्डर्स को पेश कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं कि देखिए भैया आपने जो भी पैसा दिया था उसको हमने इस तरह से खर्च करके कमाई की है, नेट प्रॉफिट किया है। अब शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं कि डायरेक्टर्स ने बुक्स में जो एंट्री की, डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एंट्री की, क्या ये सही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टर्स ने पीएनएल में झूठी एंट्री कर दी हो सकता है खर्चा हुआ हो 10 करोड़ का और प्रॉफिट आया हो 20 करोड़ का, बट डायरेक्टर ने यहाँ पे 25 करोड़ के झूठे खर्चे खड़े कर दिए, यानी 10 करोड़ के थे ही और 15 करोड़ के झूठे खर्चे खड़े कर दिए, जिसकी वजह से प्रॉफिट घट के खाली 5 करोड़ का रह गया, जबकि एक्चुअली प्रॉफिट 20 करोड़ का था। यानी 15 करोड़ का प्रॉफिट डायरेक्टर्स ने छुपाया और खुद मिल बांट के खा लिया। सर ऐसी प्रोबेबिलिटी बन सकती है क्योंकि सारा पैसा है तो इन्हीं लोगों के हाथ में। तो अब शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं कि डायरेक्टर्स बुक्स में जो भी एंट्री दिखा रहे हैं क्या वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं, वो सारी ट्रांजैक्शंस करेक्टली दिखा रहे हैं या नहीं। अगर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस करेक्टली दिखाई गई हैं तो ही शेयर होल्डर्स भरोसा करेंगे कि बुक्स में दिखाया हुआ नेट प्रॉफिट सही है, जिससे उनको डिविडेंड मिल रहा है। अब सर शेयर होल्डर्स ये कैसे चेक करें कि बुक्स में सारी एंट्री सही है या नहीं? तो उसके लिए शेयर होल्डर्स को बोला गया कि आप एक थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन को चुन के लाइए, और वो जो थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन है वो एक्सपर्ट होना चाहिए इन बुक्स को देखने के लिए। उनको आके कहिए कि इन बुक्स को चेक करें। इस चेकिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑडिट, और जो बंदा आके चेकिंग करता है उसको हम बुलाते हैं ऑडिटर। यहाँ पे चेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हो रही है, देयरफॉर इसको हम कह देते हैं फाइनेंशियल ऑडिट, और यहाँ पे जो ऑडिट करने आया वो हो गया फाइनेंशियल ऑडिटर। फाइनेंशियल अकाउंट्स में सीए एक्सपर्ट होते हैं तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को कह दिया फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए। हाउएवर अगर यही बुक्स होती कॉस्टिंग की तो कॉस्ट अकाउंटेंट को बोल दिया जाता चेकिंग करने के लिए। एंड फाइनली ये जो भी ऑडिटर है ये बुक्स को चेक करने के बाद अपना एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, यानी बताते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं है, इन अ रिपोर्ट नोन एज ऑडिट रिपोर्ट। फाइनली ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं, और ये रिपोर्ट प्रॉपर अथॉरिटी को दे दी जाती है। यानी अगर हम फाइनेंशियल ऑडिट की बात करें तो शेयर होल्डर्स को दे दी जाती है ये रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिट की बात करें तो यहाँ पे ये रिपोर्ट कुछ और लोगों को दी जाती है जिनको हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है जी। तो टेक्निकली स्पीकिंग हमने क्या देखा? हमने कहा सर कि जनरली कंपनी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉ की निगाह में अपना अस्तित्व रखती है लेकिन है आर्टिफिशियल पर्सन, खुद से कुछ नहीं कर रही है, उसके अंदर पैसा जो लगा रहे हैं वो शेयर होल्डर्स लगा रहे हैं, और उस पैसे की मैनेजमेंट कुछ और ह्यूमन बींग्स देख रहे हैं जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। अब कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, बट क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो खुद अपने फैसले नहीं ले सकती, देयरफॉर उसके बिहाफ पे डायरेक्टर्स फैसले लेते हैं। जबकि डायरेक्टर्स भी अलग हैं, शेयर होल्डर्स भी अलग हैं और कंपनी भी अलग है इन द आईज ऑफ लॉ।
अब शेयर होल्डर्स द्वारा दिए गए पैसों को डायरेक्टर्स कैसे स्पेंड कर रहे हैं और उनको बुक्स में कैसे दिखा रहे हैं, इस चीज़ को चेक कराने के लिए हम ऑडिटर लेके आते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लेके आते हैं जो इन बुक्स को चेक करता है और फिर वो ऑडिटर एक रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देता है कि इन बुक्स में सब कुछ सही है या नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट बन जाता है कंपनी में, और अगर कुछ गड़बड़ है तो सर ऑब्वियसली फिर वो गड़बड़ सही करवाई जाती है, मैनेजमेंट चेंज की जाती है एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये तो बेसिकली ऑडिट करने का पर्पस होता है। लेकिन ये ऑडिट होता कैसे है सर? यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लेके आते हैं अपनी फील्ड का, जो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, प्लस वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी उसका उस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए जिसका वो ऑडिट एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं। ठीक है जी। फर्दर ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट क्या करता होगा? ये जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है जिसको कहा गया कि भैया चेक करो, शेयर होल्डर्स ने इन्हें भेजा और कहा कि आप चेक करो कि बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी एंट्री है वो सही है, यानी इस चीज को चेक कीजिए। तो ऑडिटर कैसे चेक करता होगा? क्या वो एक एक आइटम को चेक करेगा? सोच के देखिएगा, पूरे साल भर में 12 महीनों में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर किया गया, लेजर्स में पोस्ट किया गया एंड फाइनली ईयर एंड में आके उनको पीएनएल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया गया। बाद में एक ऑडिटर को बुलाया गया और कहा कि आप ये ट्रांजैक्शंस, ये बुक्स को चेक करो। तो क्या ऑडिटर एक एक आइटम को चेक कर पाएगा? अब देखिएगा, हम देखेंगे आगे चल के कि सर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे उसके बाद फाइनेंशियल ऑडिटर को 6 महीने और कॉस्ट ऑडिटर को 180 दिन, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर बात ही होती है, इतना टाइम दिया जाता है अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट या फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। 180 दिन का मतलब भी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ही है, बट जो लॉ में लिखा है हम उसको वैसे ही फॉलो करेंगे। तो सर पूरे फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई, उन 12 महीने की ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए 6 महीने यानी 180 दिन का टाइम मिल रहा है। क्या एक ऑडिटर 12 महीने की ट्रांजैक्शंस हाफ टाइम में डिटेल में चेक कर पाएगा? नो सर, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। देयरफॉर लॉ मेकर ऑडिटर को कहेगा कि सर आप ना सारी ट्रांजैक्शंस मत चेक कीजिए, आप सैंपल उठा लीजिए। सैंपल का मतलब क्या है सर? मान लीजिए बुक्स में डेटर्स खड़े हुए हैं तो सारे डेटर्स मत चेक कीजिए, कुछ डेटर्स चेक कर लीजिए। बुक्स में आपके बहुत सारे खर्चे रिकॉर्डेड है, सारे खर्चे मत चेक कीजिए, कुछ खर्चे चेक कर लीजिए। यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी ट्रांजैक्शंस को ना चेक करके उनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस को चेक कर लीजिए, जिनको आज से हम बुलाएंगे ऑडिट सैंपल। ये वो सैंपल होगा जिसको ऑडिटर चेक करेगा, और ये सैंपल कौन तय करेगा? ये भी ऑडिटर ही तय करेगा अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंसेस, हिज नॉलेज एंड सो ऑन। यानी उसका एक्सपीरियंस क्या बोलता है। अगर उसका पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि सर पर्टिकुलरली डेटर्स में ही मैनिपुलेशन होती होगी या पर्टिकुलरली स्टॉक में ही मैनिपुलेशन होती होगी, तो वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स चेक करना चाहेगा, वहाँ पे वो बड़े से बड़ा सैंपल साइज लेना चाहेगा। हाउएवर जहाँ पे ऑडिटर को लगता है कि गड़बड़ होने के चांसेस कम है, जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, सर बैंक की ट्रांजैक्शंस में जो भी क्लाइंट है वो गड़बड़ नहीं करेगा क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस बैंकर अपनी बैंक स्टेटमेंट में दिखा देते हैं, तो वहाँ पे ऑडिटर कम से कम चेकिंग करेगा, यानी उसका सैंपल साइज छोटे से छोटा उठाएगा। तो यही बात है कहने की, वो ये कह रहा है, यहाँ पे लॉ मेकर कह रहा है कि सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑडिटर के पास टाइम कम होता है बुक्स को चेक करने का। वो बुक्स जो 12 महीने में बनी उनको चेक करने के लिए 6 महीने या 180 दिन का टाइम दिया जाता है। ये 6 महीने फाइनेंशियल ऑडिट के लिए होता है और 180 दिन कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजंस में लिखा है, जिसको हम आगे देखेंगे। आज तो हम खाली एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि हम आगे आने वाली क्लासेस में क्या क्या देखेंगे। सो वी आर जस्ट वॉचिंग एन ओवरव्यू। हम सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम आगे आने वाली क्लासेस में क्या क्या काम करेंगे। तो वो कहता है कि सर जो ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, एक्सपर्ट है, ये 100% चेकिंग नहीं कर पाएगा।
It's not possible for him to do 100% checking of books of accounts, क्योंकि इसके पास टाइम की कमी है। जो 12 महीने में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई थी उसे इसे 180 दिन में चेक करके रिपोर्ट बना के देना होगा। तो ये 100% चेकिंग तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ परसेंट चेकिंग कर पाएगा, और उस परसेंटेज चेकिंग को हम नाम देंगे सैंपल्स या ऑडिट सैंपल्स। ये सैंपल्स चुने जाएंगे मटीरियलिटी के बेसिस पर। मटीरियलिटी का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। ऑडिटर चेक करेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी ट्रांजैक्शन का ज़्यादा महत्व है। यानी अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंक्स में सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ से आती है? बैंक में सबसे ज़्यादा कमाई आती है बोरोवर से, उन लोगों से जिन्होंने बैंक से उधार लिया है, बैंक को इंटरेस्ट पे करना है। तो ये जो बोरोवर्स हैं बैंक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मटेरियल है और सबसे ज़्यादा मटेरियल आइटम है। देयरफॉर बताइए इनका सैंपल बड़े से बड़ा चुना जाएगा या छोटे से छोटा? भाई सबसे ज़्यादा कमाई यहाँ से आ रही है तो इनकी हम ज़्यादा डिटेल में चेकिंग करना चाहेंगे। यानी कोई भी आइटम ज़्यादा मटेरियल होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका सैंपल साइज भी बड़े से बड़ा चुना जाएगा। यानी मान लीजिए एक बैंक में 10 लाख बोरोवर्स है, तो सर हम कोशिश करेंगे कि 10 लाख में से 6 लाख 7 लाख बोरोवर्स को हम डिटेल में चेक कर सकें। यानी हायर द मटीरियलिटी ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, हायर विल बी देयर सैंपल साइज। हाउएवर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ये बोरोवर्स कम हो सकते हैं। यानी अगर हम बात करें लेट्स से किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कैश में ही सेल करता है, क्रेडिट सेल नहीं करता, इक्का दुक्का ही क्रेडिट सेल करता है, तो सर ये उधार में ज़्यादा माल बेचता ही नहीं, तो यहाँ पे बोरोवर्स की मटीरियलिटी कम है, इम्पोर्टेंस कम है। तो बट बोरोवर्स की चेकिंग भी हम कितनी करेंगे, डिटेल में या ऊपर ऊपर से देख लें? खाली ऊपर ऊपर से देखना सफिशिएंट होगा, इसलिए यहाँ पे हम सैंपल साइज भी छोटे से छोटा रखेंगे। यानी पहले हम किसी भी आइटम की मटीरियलिटी इम्पोर्टेंस चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उनकी सैंपल साइज को विड्रॉ करेंगे और सैंपल जो भी आइटम्स हमने निकाले 100 में से 10 आइटम, 20 आइटम, 30 आइटम, 40 आइटम, उनकी चेकिंग करेंगे। उनकी चेकिंग कैसे होगी? उसके लिए सर हमें यहाँ पे सबूत इकट्ठे करने होंगे, एविडेंसेस चाहिए होंगे, और ये एविडेंसेस वो कहता है एप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट होने चाहिए। एप्रोप्रिएट मतलब, एप्रोप्रिएट का लिटरल मीनिंग यहाँ पे होगा कि सर इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के सबूत होने चाहिए, झूठे कागज के डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। यानी जहाँ से आपने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं वो रिलायबल सोर्सेस होने चाहिए। और सफिशिएंट का मतलब इनकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना है सबूतों का। फॉर एग्जाम्पल सर अगर 10 लाख डेटर्स है तो 10 लाख में से सिर्फ एक डेटर को चेक करने से काम नहीं चलेगा। 10 लाख में से कम 2 लाख 3 लाख डेटर्स की तो चेकिंग कीजिए, ठीक है, 20-30% की तो चेकिंग कीजिए। और तो और वो 20-30% चेकिंग उन बोरोवर्स की कीजिएगा जिन्होंने ज़्यादा अमाउंट का लोन लिया है, जिन्होंने ज़्यादा अमाउंट का क्रेडिट में माल खरीदा है, और उनकी क्वालिटी देख लेना कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स किस कागज़ के सोर्स पे आपको रिप्लाई कर रहे हैं। यानी हर एविडेंस को आपको डॉक्यूमेंटेड करा के रखना होगा, हर एविडेंस को ऑन पेपर ले लीजिएगा। खाली वर्बल एविडेंस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर वर्बल एविडेंस से हो सकता है सामने वाली पार्टी आगे चल के अपनी बात से मुकर जाए। तो सर हम क्या करेंगे, तो हर चीज़ को, हर सबूत को आपको पेपर पे लेके चलना होगा। ये सबूत बहुत तरीके से लिए जाते हैं, जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन एंड सो ऑन। वाउचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के आइटम्स को चेक करते हैं, और वेरिफिकेशन एक ऐसा आइटम है जिसमें हम बैलेंस शीट के आइटम्स को चेक करते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो वाउचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, और वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कैपिटल नेचर के, फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस को चेक करते हैं।
वाउचिंग में हम वाउचर्स को देखते हैं, इनवॉइसेस को देखते हैं, बिल्स को देखते हैं जिनके थ्रू ट्रांजैक्शंस हुई थी, और उन बिल से, उन वाउचर्स से कंपेयर करते हैं कि बुक्स में सही एंट्री हुई है या नहीं। और वेरिफिकेशन में जो भी एसेट्स वगैरह हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी वैल्यूएशन देखी जाती है, उनकी एग्जिस्टेंस देखी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि झूठे एसेट्स बुक में रिकॉर्ड हैं या बुक में जो एसेट्स की वैल्यू दिखा रखी है वो गलत है, एंड सो ऑन। और ये जो भी एविडेंसेस होते हैं वाउचिंग वेरिफिकेशन के थ्रू या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम का बंटना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क, और उस डिवीजन में एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी। सिंपल भाषा में समझिएगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये अपने आप में एक टॉपिक है जो आगे चल के देखेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क। सर हर ऑर्गेनाइजेशन में हम चाहते हैं एज एन ऑडिटर के काम बटा हुआ हो। फाइनेंस का काम एक टीम देखे, प्रोडक्शन का एक टीम देखे, स्टोर्स का एक, एंड सो ऑन। यानी हर काम बटा हुआ होना चाहिए और बटे हुए काम पे हर जगह एक अथॉरिटी अपॉइंटेड होनी चाहिए, अथॉरिटी की एलोकेशन होनी चाहिए, सो दैट उस पर्टिकुलर डिवीजन में अगर कल को कोई घपला हुआ तो हम उस अथॉरिटी को पकड़ सकें। और अथॉरिटी को जब पता होगा कि मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूँ तो वो भी सर गड़बड़ नहीं होने देगा, क्योंकि अगर गड़बड़ हुई तो कल को सबसे पहले उसी को पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे लॉ मेकर कहता है कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क गेट्स डिवाइडेड एंड अथॉरिटी गेट्स अपॉइंटेड इन ईच ऑफ द डिवीजन, दिस सिस्टम इज नोन एज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है तो वहाँ पे घपले होने के चांसेस, मैनिपुलेशन होने के चांसेस कम होंगे। मैनिपुलेशन के चांसेस कम, तो जो ऑडिटर सैंपल उठाएगा वो सैंपल भी छोटे से छोटा होगा, सैंपल छोटा होगा तो ऑडिट भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। वेयरएज अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वीक है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली काम नहीं बटा, या काम तो बटा लेकिन प्रॉपर तरीके से अथॉरिटी अपॉइंट नहीं हुई, तो सर वहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। और मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे तो एज एन ऑडिटर आपको ज़्यादा डिटेल में चेकिंग करनी होगी, बड़े से बड़े सैंपल्स उठाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस चेक करनी होंगी इन ऑर्डर टू चेक ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इज दैट क्लियर? फर्दर आगे नेक्स्ट वो कहता है सर ये ऑडिट में जब हम एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बंदे को बुलाएंगे कि भैया आप एविडेंसेस इकट्ठे करो, सैंपल को देखते हुए सैंपल उठाओ मटीरियलिटी के बेसिस पे और सबूत इकट्ठे करो, और सबूत वाउचिंग वेरिफिकेशन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के द्वारा इकट्ठे करो और हर सबूत को डॉक्यूमेंटेड करा के रखो, तो उस दौरान आपको रीजनेबल एश्योरेंस भी लेनी होगी। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है प्रूडेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है प्रूडेंस, या हम सिंपल भाषा में कह दें हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस सर कंप्लीट एश्योरेंस तो नहीं हो सकता, हम ये तो नहीं कह सकते कि ऑडिटर जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ऑडिटर खुद 100% चेकिंग तो कर नहीं पा रहा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। लेकिन हाँ ये जरूर कहते हैं कि ऑडिटर जब चेकिंग कर रहा है तो वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस रखे, यानी वो ऑडिट का प्रोसीजर बिल्कुल उस तरह से कंडक्ट करे जैसे उसका खुद का काम है। भाई हम जब भी कोई अपना काम करते हैं तो हम उसमें मैक्सिमम पॉसिबल समझदारी इन्वॉल्व करते हैं, वैसे ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते वक्त ऑडिटर भी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस रखे, अलर्टनेस रखे, और साथ साथ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करे। ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रीजनेबल एश्योरेंस की ही हायर डिग्री है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब देखिएगा क्या होता है, वो कहता है इट मीन्स हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड। ऑडिटर के दिमाग में क्वेश्चंस रहने चाहिए, बीइंग अलर्ट टू एनीथिंग दैट मे इंडिकेट मिस स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई भी मिस स्टेटमेंट, कुछ भी गड़बड़ दिख रहा है आइदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, ऑडिटर उसको लेके अलर्ट रहे, सतर्क रहे, और कहीं पे भी हल्का सा भी इंडिकेशन हो फ्रॉड एंड एरर का तो उसको लेके सतर्क तो रहे,
साथ साथ क्वेश्चनिंग माइंड रखे, यानी मैनेजमेंट से सवाल जवाब उन बातों को लेके करे, सो दैट अगर वाकई ही वहां पे फ्रॉड एंड एरर की एग्जिस्टेंस होगी तो ऐसे में ऑडिटर उस फ्रॉड एंड एरर को पकड़ सकता है सवाल जवाब के थ्रू। जब वो सवाल पूछेगा और मैनेजमेंट घबरा जाएगी तो इससे ऑडिटर को आइडिया लग जाएगा कि वाकई ही फ्रॉड एंड एरर की अकरेंस है या नहीं। और अगर फ्रॉड एंड एरर की अकरेंस ज़्यादा मिली ऑडिटर को तो ऑब्वियस सी बात है फिर वहाँ पे सैंपल साइज भी जो होगा ऑडिटर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी वहाँ पे इन डिटेल थोड़ी चेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो हमने क्या बोला, हम ऑडिट क्यों करते हैं, हम एग्जामिनेशन क्यों करते हैं बुक्स का या किसी भी प्रोसेस का। सर उसके लिए पर्पस होता है, देयर आर सर्टेन रिपोर्टिंग एजेंसीज जिनको जवाब देना पड़ता है ऑडिटर को कि भाई किताबों में सब कुछ सही है या नहीं, या मैनेजमेंट में सब कुछ सही है या नहीं। और इसको जवाब देने के लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बुलाया जाता है जो रीजनेबल एश्योरेंस और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करते हुए एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं, उनको डॉक्यूमेंटेड करते हैं वाउचिंग वेरिफिकेशन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के द्वारा, और फिर ऑडिट सैंपल उठाते हैं मटीरियलिटी को ध्यान में रखते हुए एंड बाकी रिस्क वगैरह कंसिडर करते हुए वो अपने ऑब्जेक्टिव, अपने स्कोप को पूरा करते हैं। ये सब क्या होते हैं ये हम धीरे धीरे आगे चल के देखेंगे, आज हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। एंड फाइनली ऑडिटर इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अपनी एक रिपोर्ट देता है जिसको हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। और ये ऑडिट रिपोर्ट मेनली 4 तरह से दी जाती है, अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, वो कहता है सर अनक्वालिफाइड मतलब सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, अनक्वालिफाइड नेगेटिव वर्ड यूज किया है और आप कह रहे हो सब कुछ सही है। यस बेटा, ऑडिट का मेन काम क्या है, ऑडिट का मेन काम क्या है, ऑडिट का मेन काम है टू फाइंड फ्रॉड एंड एरर, टू फाइंड फ्रॉड एंड एरर, गलतियों को ढूंढना, ये ऑडिट का मेन काम है। अगर गलतियां नहीं मिली, फ्रॉड एंड एरर नहीं मिला, सब कुछ किताबों में सही लगा, तो रिपोर्ट हो जाएगी अनक्वालिफाइड कि भाई हम फ्रॉड एंड एरर ढूंढने आए थे लेकिन हमें कोई फ्रॉड एंड एरर मिला ही नहीं, therefore we are issuing an unqualified report which states that everything is true and fair. Whereas qualified report का मतलब क्या होता है, सर कुछ तो गड़बड़ है, ट्रू एंड फेयर नहीं है सब कुछ, यानी there is an occurrence of fraud and error या फ्रॉड और एरर, कुछ तो गड़बड़ है और जो भी गड़बड़ है उसका ऑडिटर सबूत ढूंढ लेता है, उसका ऑडिटर सबूत ढूंढ लेता है, तो वो बन जाती है क्वालिफाइड रिपोर्ट। दिमाग में बैठा लीजिएगा यहाँ पे इन वर्ड्स को। सर ऑडिटर का काम है फ्रॉड एंड एरर ढूंढना, अगर ऑडिटर ने ऑडिट में फ्रॉड एंड एरर ढूंढ लिए तो उसकी रिपोर्ट क्वालिफाई हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। एंड तीसरा होता है एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स का मतलब होता है सर ट्रू एंड फेयर नहीं है, फ्रॉड एंड एरर है और उस बात से मैनेजमेंट डिसएग्री कर रही है, मैनेजमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ऑडिटर की बात से सहमत नहीं है। ऑडिटर कह रहा है गड़बड़ है, मैनेजमेंट कह रही है नहीं सर कोई गड़बड़ नहीं है, तो इस तरीके की रिपोर्ट को हम कहते हैं एडवर्स रिपोर्ट, जहां पे लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन इज मोर, यानी यहाँ पे सर ऑडिटर कह रहा है गड़बड़ है और मैनेजमेंट उस बात से सहमत नहीं हो रही, तो सर इसका मतलब हो सकता है गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मैनेजमेंट अपनी गलती नहीं मान रही। जबकि क्वालिफाइड में ऑडिटर ने कहा था गड़बड़ है और मैनेजमेंट उस बात से सहमत थी, इसका मतलब मैनेजमेंट अपनी गलतियों को सही करने के लिए तैयार थी। बट एडवर्स में मैनेजमेंट इस बात को लेके राजी ही नहीं हो रही, इसका मतलब गलती की डिग्री हो सकता है ज़्यादा हो। एंड चौथे तरीके की रिपोर्ट होती है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है ऑडिटर को लगता है सब कुछ ट्रू एंड फेयर नहीं है, ऑडिटर को डाउट है कि फ्रॉड एंड एरर कुछ हो रहा है, कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है, बट ऑडिटर उसका एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पा रहा है, ऑडिटर को एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा है,
इस बात को प्रूव करने के लिए कि फ्रॉड एंड एरर बुक्स में है। तो ऐसे केस में ऑडिटर उन आइटम्स को लेके डिस्क्लेमर दे देते हैं। डिस्क्लेमर मतलब कि भाई वैसे तो सारी ट्रांजैक्शंस बुक्स में सही है एक्सेप्ट डेटर्स। डेटर्स में हमें गड़बड़ लग रही है, कोई भी आइटम हो सकता है जिसको देख के गड़बड़ लग रही है, उस आइटम में हमें गड़बड़ लग रही है, बट गड़बड़ को हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास लैक ऑफ एविडेंस है, और जब तक सबूत नहीं मिलेंगे हम क्वालिफाई नहीं कर सकते कि वाकई गड़बड़ है या नहीं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंगली डाउटफुल सिचुएशन है, देयरफॉर इस पर्टिकुलर आइटम की हम जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। वी आर गोइंग टू गिव डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। हम अपने ओपिनियन को डिस्क्लेम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आइटम को लेके जहां पे हमें डाउट आ रहा है। ऑडिटर कहता है सर कुछ आइटम्स को लेके डाउट है, लेकिन उन आइटम्स के डाउट को पूरा दूर करने के लिए सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, देयरफॉर उन आइटम्स से हम अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कल को अगर उन आइटम्स में गड़बड़ पाई गई तो हमारे पास मत आइएगा, मैनेजमेंट को पकड़िएगा, क्योंकि हमें तो पहले से ही डाउट था, लेकिन मैनेजमेंट ने हमें कोऑपरेट नहीं किया सही तरीके के एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए। तो ऐसी रिपोर्ट को हम कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जहां पे ऑडिटर अपने ओपिनियन को नहीं देता इन ऑर्डर टू लैक ऑफ एविडेंसेस इन दोज सिचुएशंस वेयर ही इज हैविंग डाउट। तो बेसिकली ऑडिटर फाइनली लास्ट में अपनी रिपोर्ट देता है, ऑडिट रिपोर्ट, विच कैन बी आइदर अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। ठीक है जी। तो ये हमने देखा था रफ तौर पे एक ऑडिट का प्रोसीजर कैसे अंडरटेक होता है, रफ तौर पे ओवरव्यू लिया था। इस पूरी बात को हम डिटेल में आगे चल के चैप्टर दर चैप्टर देखते रहेंगे, बस अभी के लिए इन टर्म्स को ध्यान रखिएगा। ऑडिट, इंडिपेंडेंट पार्टी, रीजनेबल एश्योरेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एविडेंसेस, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑडिट सैम्पलिंग, मटीरियलिटी, ऑडिट रिपोर्ट, ये टर्म्स हम जब जब यूज करेंगे तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि ये ऑडिटर ये सारे काम क्यों करता है। ऑडिटर अपनी चेकिंग के प्रोसेस को कंक्लूड करने के लिए शुरू से लेके एंड तक कुछ प्रोसेसेस अंडरटेक करता है, जिनको हम ये पर्टिकुलर नाम देते हैं। ठीक है बच्चे। तो अभी तक तो हमने देखा यहाँ पे टेक्निकली ऑडिट का मीनिंग, ऑडिट का मीनिंग। अब हम शुरू करते हैं कॉस्ट ऑडिट की बातें, कॉस्ट ऑडिट की बातें। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑडिट? लेट्स मूव टू आवर सब्जेक्ट। हमने अभी तक इस टर्म को समझा था ऑडिट को, अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑडिट क्या होता है। कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है बेटा ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं मैम? क्या सारी ऑर्गेनाइजेशन को ये रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं? नो, नॉट नेसेसरी। आप लोगों ने पहले अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में देखा होगा कि जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। सबको फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना कंपलसरी होता है, और क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स कंपलसरीली बनते हैं, देयरफॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट भी मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। बट कॉस्ट रिकॉर्ड्स या कॉस्ट अकाउंट्स हर कंपनी को नहीं बनाने होते। फाइनेंशियल अकाउंट्स तो हर कंपनी के लिए है, बट कॉस्ट रिकॉर्ड्स कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए हैं। वो स्पेसिफाइड कंपनीज क्या हैं ये हम आगे चल के देखेंगे प्रॉपरली सेपरेट चैप्टर के तहत। बस अभी के लिए ध्यान रखिएगा, कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, और जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की इंस्ट्रक्शन दी गई है उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट किया जाता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। यानी पहली बात तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं कहा गया वहां कॉस्ट ऑडिट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, सर जहां जिन ऑर्गेनाइजेशंस को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए कहा गया है उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे भी कॉस्ट ऑडिट होने की जरूरत नहीं है। वहां पे कुछ नेटवर्थ और टर्नओवर को मद्देनजर रखते हुए इन स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का ही कॉस्ट ऑडिट होता है। ठीक है जी।
अब किन किन का होता है, क्या क्या होता है, ये हम धीरे धीरे आगे चल के देखेंगे। अभी पहले हम इस वर्ड को डिटेल में आज समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है सर कॉस्ट ऑडिट का मतलब है कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स के ऑडिट करते वक्त हमें ये 3 बातों को ध्यान में रखना होता है। पहली बात, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये वर्ड तो हमने देखा अभी। सर ये जो एग्जामिनेशन है एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के द्वारा होगा, एक थर्ड पार्टी के द्वारा होगा, जिसका इस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये एग्जामिनेशन किसका होगा? कॉस्ट के बुक्स का, कॉस्ट के अकाउंट्स का, कॉस्ट की स्टेटमेंट्स का। मैम बुक्स अकाउंट स्टेटमेंट्स में क्या फ़र्क होता है? बेटा मैंने आपको बताया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली होते हैं जिनके अंदर आप लेजर्स बनाते हैं। हाउएवर फाइनेंशियल फाइनल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें आपके बैलेंस शीट वगैरह आते हैं। इसी तरह से कॉस्टिंग के अंदर भी होता है। कॉस्टिंग की बुक्स होती हैं जिनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन डे बाय डे लिखी होती हैं। उनके कुछ अकाउंट्स होते हैं, लेजर्स होते हैं जैसे कॉस्ट शीट एंड सो ऑन, और उनकी फाइनल कुछ स्टेटमेंट्स बन के आते हैं जिनको हम धीरे धीरे आगे चल के देखेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रूल में। तो ये जो बुक्स बन रही हैं, अकाउंट्स बन रहे हैं और स्टेटमेंट्स बन रहे हैं कॉस्टिंग की, इन सब का एग्जामिनेशन एक इंडिपेंडेंट बंदे के द्वारा करवाया जाता है। एंड वो कह रहा है ये बुक्स अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स कौन बना रहा होगा? विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय एन एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनके द्वारा बताई हुई जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है कि आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाइए, उन ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट रिकॉर्ड्स की चेकिंग के प्रोसेस को, चेकिंग एक इंडिपेंडेंट बंदे के द्वारा हुए प्रोसेस को हम कॉस्ट ऑडिट का नाम देंगे, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। इस इंडिपेंडेंट पर्सन का काम क्या होगा? सर इंडिपेंडेंट पर्सन का काम होगा ऑडिट में पहला चेक करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, एंड दूसरा उस पे ओपिनियन फॉर्म करे। ऑडिटर का 2 काम होंगे, पहले तो बुक्स को चेक करे और चेक करने के बाद उस पे ओपिनियन फॉर्म करे कि बुक्स में जो भी चेक किया है वो सही है या नहीं। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। चेकिंग विदाउट फॉर्मिंग ओपिनियन इज ऑफ नो यूज, एंड फॉर्मिंग ओपिनियन विदाउट चेकिंग इज ऑफ नो यूज। यानी ऑडिट तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे। सेकेंडली फर्दर नेक्स्ट वो कहता है सर इट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस। कॉस्ट ऑडिट को हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी कॉस्ट अकाउंट्स बन रहे हैं उनके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस करेक्ट हैं या नहीं, ट्रू एंड फेयर है या नहीं, इसको वेरीफाई करने के प्रोसेस को हम कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। और ये डेफिनेशन सीमा लंदन ने दी है। सीमा लंदन लंदन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। उन्होंने कॉस्ट ऑडिट की ये परिभाषा दी। उन्होंने कहा सर कॉस्ट अकाउंट्स की करेक्टनेस को वेरीफाई करने के प्रोसेस को हम कॉस्ट ऑडिट का नाम देते हैं। एंड साथ साथ ऑफ द अधेरेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग को लेके लॉ है, कंप्लायंसेस हैं, चेक करना कि उस लॉ को अधेर किया है या नहीं। अधेर मतलब टू स्टिक, यानी सिंपल सी बात, हमें कॉस्ट अकाउंट्स की 2 चीजें देखनी है। एक तो करेक्टनेस, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है वो करेक्ट है या नहीं, यानी ट्रू है या नहीं, एंड दूसरा उनकी अधेरेंस टू लॉ यानी फेयरनेस। यानी सिंपल सी बात, फॉर एग्जाम्पल सर कॉस्ट शीट में लिखा हुआ है एडमिन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 10 करोड़, तो पहले चेक करो 10 करोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है या नहीं। आप जब 10 करोड़ के अमाउंट को वेरीफाई कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं टू चेक दी ट्रूनेस, करेक्टनेस। और बाद में ये देखना कि वो 10 करोड़ में जो भी खर्चे आए हैं वो वाकई ही एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स एडमिन में मिला दिए हैं। यानी फेयरनेस देखना, ये देखना कि जो भी लॉ बना है उस लॉ को स्टिक कर रहे हैं, यानी इसको हम कहते हैं फेयरनेस चेक करना। तो सीमा लंदन के अकॉर्डिंगली हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या है? टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड टू चेक whether they are adhered or adherence to the cost accounting plans or not.
एंड देन तीसरी डेफिनेशन कॉस्ट ऑडिट की हमारे इंस्टीट्यूट ने दी, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने कहा कि ये कॉस्ट ऑडिट इज अ सिस्टम ऑफ ऑडिट फॉर रिव्यू, एग्जामिनेशन एंड अप्रेजल। सबसे पहले मैं कहूंगी सर, इट इज अ एग्जामिनेशन, इट इज एन एग्जामिनेशन। हम सबसे पहले चेक करते हैं, चेक करने के बाद हम उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू मतलब, री मतलब दोबारा, व्यू मतलब देखना। हम उन्हें देखते हैं कि हमने जो भी चेकिंग की, जो भी एग्जामिनेशन की, सही तरह से की या नहीं। एंड देन थर्डली उनका अप्रेजल किया जाता है, यानी उनके ऊपर ओपिनियन फॉर्म किया जाता है कि सब कुछ सही है या नहीं। किसका सर, किसकी चेकिंग हो रही है, किसकी एग्जामिनेशन हो रही है, किसका रिव्यू हो रहा है? उन्होंने कहा सर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का रिव्यू करना है, अटेंडेंट इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन रिव्यू करना है, यानी जो भी रिकॉर्ड्स बन रहे हैं उनको एग्जामिन करो, रिव्यू करो, जो भी उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है उनको एग्जामिन करो, रिव्यू करो। ऑडिट के अंदर, कॉस्ट ऑडिट में 3 काम करने हैं। क्या क्या करने हैं? आप कोडिंग बना लीजिएगा इसका, यानी आपको ईयर करना है, ईयर, कान खड़े रखने हैं कॉस्ट ऑडिट करते वक्त। ई से एग्जामिनेशन, ए से अप्रेजल एंड आर से रिव्यू। ठीक है, आप एग्जामिन करो, रिव्यू करो, ओपिनियन फॉर्म करो। किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का और उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का? कौन सी इंफॉर्मेशन का? which are required to be maintained by the specified industries। सर हमें पता है सारी इंडस्ट्रीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज हैं जिनको लॉ मेकर ने कहा है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है। तो जो स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज हैं जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, who are required to maintain them and who are mandatory, जिनके ऊपर मैंडेशन है, जिनके ऊपर कंपल्शन है कि भाई आप लोग कॉस्ट ऑडिट कीजिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट और रूल्स, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के प्रोसेस को हम कॉस्ट ऑडिट कहेंगे। ये हमारी इंस्टीट्यूट ने बात कही, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यानी सिंपल सी बात कहूँ, ICMAI के द्वारा कही गई डेफिनेशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि सर जो भी स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज हैं जिनके कॉस्ट रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, प्लस जिनके ऊपर लिमिट लगाई गई है कि एक टर्नओवर, एक नेटवर्थ से ज़्यादा जिनका लिमिट है, उनके जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और उन कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उनका एग्जामिनेशन, अप्रेजल एंड रिव्यू करने का जो प्रोसेस है, यानी जो हम ईयर कर रहे हैं, ईयर हमने कोडिंग बना दी सिर्फ वर्ड्स को याद करने की, ईयर कान लगा के जिनकी हम चेकिंग कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम ऑफ ऑडिट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑडिट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ICMAI के द्वारा कही गई डेफिनेशन क्या कह रही है? कॉस्ट ऑडिट क्या है? स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर कंपनी लॉ ने या किसी और लॉ ने मैंडेटरी एप्लीकेशन लगाई है कि कॉस्ट ऑडिट होना है, तो उनके कॉस्ट रिकॉर्ड्स और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का जब आप एग्जामिनेशन, रिव्यू एंड अप्रेजल करते हैं, उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कॉस्ट ऑडिट। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑडिट को अच्छे से समझा। हमने कहा सर कॉस्ट ऑडिट इज एन एक्चुअली एग्जामिनेशन और ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, और ये 3 तरह से हमने डेफिनेशन को समझा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है कॉस्ट बुक्स, अकाउंट स्टेटमेंट्स का, विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय दी स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज, और उस पर ओपिनियन फॉर्म करना होता है ऑडिटर को, यानी एग्जामिनेशन के साथ साथ ओपिनियन फॉर्म किया जाता है यहाँ पे। दूसरा हमने सीमा लंदन द्वारा कही गई डेफिनेशन में देखा कि जहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स की करेक्टनेस को वेरीफाई कर रहे हैं और उनकी लॉ से रिलेटेड अधेरेंस को चेक कर रहे हैं, उसको हम कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। और तीसरी डेफिनेशन हमने ICMAI द्वारा बताई हुई कही कि भैया इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑडिट जहाँ पे हम ईयर, एग्जामिनेशन,
अप्रेजल एंड रिव्यू कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन का विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज, प्लस जिनको मैंडेटरी किया गया है कॉस्ट ऑडिट के लिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट और अदर रूल्स, इज कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑडिट। ठीक है बच्चे, कॉस्ट ऑडिट का मीनिंग क्लियर, यानी हम ऑडिट कर रहे हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स का। ठीक है बच्चे, यहाँ तक की बात क्लियर। तो आगे देखिएगा, हमने अभी देखा कॉस्ट ऑडिट का मीनिंग। कॉस्ट ऑडिट का मीनिंग क्या होता है? इट इज ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, और इसकी डेफिनेशन हमने सीमा लंदन ICMI के अकॉर्डिंगली देख लिया और इसका बेसिक मीनिंग भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं जेनेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। जेनेसिस का मतलब होता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से जनरेट हुआ। जेनेसिस स्टैंड्स फॉर जनरेशन। ये कॉस्ट ऑडिट की टर्म कहाँ से जनरेट हुई? तो हुआ बेटा कुछ इस तरह से कि 1959 में हमारा लॉ बनाया गया, ICWA एक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 में बनाया गया, जिसके तहत ये कानून जो पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था, उस कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई, ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और ये जो वर्ड था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, इस नाम को बदला गया 2012 में एज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम ICAI भी कहते हैं या कई बार ICMAI भी कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नाम तो 2012 में बदला गया था, बट 1959 में जब लॉ बना था तो ICWA कहा जाता था। और फिर उसके ठीक 6 साल बाद कॉस्ट ऑडिट को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि इससे पहले 1956 में कंपनी लॉ आया था। ये जो आप 2013 का कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, ये 2013 के कंपनी लॉ से पहले 1956 का पुराना कंपनी लॉ हुआ करता था, जो 1956 में आया था। और उस कंपनी लॉ में पहले कोई कॉस्ट ऑडिट की बात नहीं थी, बट जब 1959 में 3 साल बाद ICWA की बॉडी बनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स बने, तो उसके बाद 1965 में कंपनी लॉ के अंदर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 233B। ये पुराने कंपनीज एक्ट में था। इन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑल्दो बाद में आगे चल के 2013 में नया कंपनीज एक्ट आया, तो वहां पे सेक्शंस बदल गए, सेक्शन 148 एंड सेक्शन 140 की सीरीज आई, जो इस कॉस्ट ऑडिट की बात को आगे बढ़ाएगी। लेकिन 1965 में कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 233B कॉस्ट ऑडिट के लिए इंट्रोड्यूस किया गया और सेक्शन 2091D कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी ये जो पुराना कंपनी लॉ था, उन्होंने सेक्शन 209 में बताया था कि कौन कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं, और सेक्शन 233B बताता था कि कौन कौन सी कंपनीज का कॉस्ट ऑडिट होगा। ठीक है जी। फिर फर्दर 1965 से लेके 2008 तक कॉस्ट ऑडिट के लिए 44 इंडस्ट्रीज को बांटा गया, यानी पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को 44 क्लासेस में बांटा गया, लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड सो ऑन। ऐसे करके 44 क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज बांटी गई और उन सब के लिए अलग अलग तरीके बताए गए कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के। उन सब के लिए अलग अलग तरीके बताए गए कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे बनेंगे, उनका ऑडिट कैसे होगा। यानी कंपनी स्पेसिफिक बेसिस पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बनाने की बात की गई और उनका ऑडिट बनाने की बात की गई। यानी जो भी सेक्शन 209 ने दी थी कंपनीज, उनको हमने 44 इंडस्ट्रीज में बांटा और उन 44 इंडस्ट्रीज के कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे बनने थे, उसके लिए इंस्टीट्यूट ने, गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम अलग अलग गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए। 2008 तक यही चलता रहा, 44 क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज में ही कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनते रहे और उनका कॉस्ट ऑडिट होता रहा। लेकिन 2008 में कॉस्ट ऑडिट के लिए एक एक्सपर्ट टीम सेटअप की गई, कुछ एक्सपर्ट्स को बिठा के टीम बनाई गई और कहा गया कि आप कॉस्ट ऑडिट के प्रोसेस को लेके हमें रिपोर्ट दीजिए।
कि इंडस्ट्री में ये जो तरीका चल रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने का और उनका कॉस्ट ऑडिट करने का इनटू 44 क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज, क्या ये सही है या नहीं, और अगर सही है तो इसके अंदर हमें कुछ और एडिशंस अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है या नहीं। एक्सपर्ट की जो टीम बैठाई गई उन्होंने 2009 में यानी 1 साल बाद अपनी एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कराई और उस रिपोर्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2011 में मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस कर दिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन सेक्टर। ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, खर्चे इन्वॉल्व थे, माइनिंग खानों में जाके काम हो रहा था, अंडरग्राउंड काम चल रहा था या प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हो रहे थे, उनका कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी कर दिया सब्जेक्ट टू नेटवर्थ और टर्नओवर। ये नेटवर्थ टर्नओवर हम देखेंगे कि सर 50 करोड़ 35 करोड़ से ज़्यादा है सालाना तो कॉस्ट ऑडिट कीजिए एंड सो ऑन, दैट वी विल सी लेटर। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जैसी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे पुराने लॉस को ख़त्म कर दिया, सारे पुराने लॉस को ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा सर अब कोई 44 इंडस्ट्रीज़ के कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट नहीं होंगे, अब हर उस सेक्टर के जो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग में, प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, हर एक को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने होंगे और हर एक का कॉस्ट ऑडिट होगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ नेटवर्थ और टर्नओवर। यानी ये जो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग में इन सबको कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाने ही होंगे, लेकिन हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके कॉस्ट रिकॉर्ड्स बन रहे हैं उनका कॉस्ट ऑडिट तभी होगा कंपलसरी जब उनके नेटवर्थ या टर्नओवर एक लिमिट को पार कर जाएगी, एक लिमिट को पार कर जाएगी तब उनका कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी होगा। हाँ, वॉलंटरली चाहे तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना रही है वो अपना कॉस्ट ऑडिट कर सकती है, बट मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू लॉ कंपलसरी सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उन्हीं कंपनीज के लिए होगा जिनके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की ऑब्लिगेशन है, प्लस जिनका नेटवर्थ या टर्नओवर एक लिमिट को पार करता है। ये लिमिट क्या है, कैसे है, इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में जाके देखेंगे। ठीक है बच्चे। फर्दर 2014 में नए कंपनी और कॉस्ट रिकॉर्ड्स रूल बने। हुआ क्या था इस बीच में, साल 2013 में न्यू कंपनीज एक्ट आ गया था और न्यू कंपनीज एक्ट के बाद 2014 में न्यू कंपनीज के कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स बनाए गए जो 2014 में इशू हुए अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, बट कॉस्ट और रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट के लिए जो रूल्स आए थे वो कौन से साल में आए थे, 2014 में आए थे। और 2014 के बाद 2015, 16, 17, 18, 19 तक इन रूल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होती रही। गवर्नमेंट को जैसे जैसे लगा कि कहीं कोई कमी पेशी है, गवर्नमेंट उन्हें दूर करती रही एंड 2019 तक ये अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट हुई जिनको आपके कोर्स में पढ़ाया जाएगा। तो आपको अपने कोर्स में क्या पढ़ना है, एक तो कंपनीज एक्ट पढ़ना है 2013 का, जो बताएगा कौन कौन सी कंपनीज का कॉस्ट ऑडिट होगा, किन किन को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने होंगे, यानी कंपनीज एक्ट होगा। दूसरा होगा कंपनीज के कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स जो 2014 में आए। और तीसरा आगे चल के हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बनाए। तो कुछ इस तरह से हमारा कॉस्ट ऑडिट इमर्ज हुआ। 1959 में पहले सीएमए बॉडी इमर्ज हुई, फिर 65 में कॉस्ट ऑडिट को इंट्रोड्यूस किया गया पुराने कंपनी लॉ के तहत। 65 में याद रखिएगा 59 के ठीक 6 साल बाद फिर 2008 तक यही चलता रहा प्रोविजन, जिसमें 44 इंडस्ट्रीज बांटी गई थी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए और उनके ऑडिट के लिए। और फिर 2008 में नई कमेटी बनाई गई जिसकी रिपोर्ट 2009 में आई, जिसके चलते 2011 में कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी किया गया। और 2013 में जब नया कंपनी एक्ट आया तो 2014 में न्यू कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स आए जो 2019 तक अमेंड होते रहे, जिनको आपको अपने कोर्स में पढ़ना होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक की बात क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या क्या देख लिया, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट जनरेट कहाँ से हुआ, एंड देन तीसरा एलिमेंट अभी हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ये ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है पर्पस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट।
कॉस्ट ऑडिट क्यों करवा रहा है लॉ? क्यों गवर्नमेंट चाह रही है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में कॉस्ट ऑडिट हो? तो देयर आर दी रीजंस बिहाइंड इट जिसके चलते ये कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट कराया जाता है। क्या क्या रीजंस हैं सर? सबसे पहले तो वो बोलता है वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स properly maintained or complied with cost records and audit rules 2014 and cost accounting standards issued by ICMAI or issued by ICAI. Institute of Cost Accountants of India टाइम टू टाइम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं और कंपनी लॉ के तहत कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 में आए। वो बताता है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं और किन किन पे कॉस्ट ऑडिट होना है। तो यहाँ पे लॉ मेकर कहता है सर सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंट्स बना रही है वो इस लॉ को, ये जो दो लॉ है, क्या क्या लॉ है, एक तो कंपनी रिकॉर्ड रूल्स 2014 एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनके साथ कंप्लाई कर रही है या नहीं, इनको फॉलो कर रही है या नहीं, इनको ओबे किया जा रहा है या नहीं। सेकेंडली इसका पर्पस होता है टू वेरीफाई द कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। सर हर ऑर्गेनाइजेशन जब कॉस्ट शीट बनाती है तो वो एक यूनिट एलोकेट करती है, एक सेंटर एलोकेट करती है। आपने एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स में देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो टोटल बिल आया वो यूनिट्स पे हम कैसे बांटें, उसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अलग अलग जगह क्राइटेरिया दे दिया कि सर चेक कीजिए कितना पावर सप्लाई जा रहा है, कितने नंबर ऑफ स्विच बोर्ड्स हैं एंड सो ऑन। तो जो भी कॉस्ट यूनिट कॉस्ट सेंटर हमारे स्टैंडर्ड्स अलॉट कर रहे हैं, क्या हमारा क्लाइंट भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कॉस्ट यूनिट कॉस्ट सेंटर डिसाइड कर रहा है, हमें ये चेक करना है। तीसरा, जो भी इन्वेंट्री, जो भी स्टॉक है मैन्युफैक्चरर के पास, उसकी वैल्यूएशन सही तरह से की जा रही है या नहीं। चौथा, कोई फ्रॉड एंड एरर तो नहीं है बुक्स के अंदर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कोई अनजाने में हुई गलती, एरर, या जानबूझ के की गई गलतियां, फ्रॉड तो नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी चेक करना है। देन पांचवा, हमें चेक करना है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज बन के आ रहे हैं उनका प्राइस क्या फिक्स किया जाए। भाई आपने एक पेन मैन्युफैक्चर किया तो ये पेन मार्केट में कितने का बिके, हम इसको कितने का बेचें कि हमें प्रॉफिट मिल जाए, उसके लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट शीट बनानी होगी। हमें पता होना चाहिए कि इसको पेन को बनाने का खर्चा कितना हुआ है, जितना खर्चा हुआ है उसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लेंगे तो हमारा प्राइस फिक्स हो जाएगा। यानी प्राइस फिक्स करने के लिए, सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए हमें कॉस्ट शीट पता होनी चाहिए और कॉस्ट शीट में कॉस्ट जो है सही तरह से निकाली गई है यानी ये खाली कॉस्ट ऑडिटर ही एग्जामिन करके बता पाएगा। ऑल्दो कॉस्ट अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड्स तो प्रॉपरली बनाए होंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ बनाए होंगे, बट ऑडिटर आके चेक करेगा कि वाकई लॉ को फॉलो किया गया है या नहीं। और अकाउंटेंट को भी अगर ये डर ना हो कि भैया मेरे द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स बाद में ऑडिट होने हैं, तो वो भी हो सकता है लापरवाही कर दे, गलती कर दे। लेकिन वहीं पे अगर उसके मन में डर है कि मेरे द्वारा बनाए हुए कॉस्ट रिकॉर्ड्स कल को ऑडिट होने वाले हैं, तो वो भी अलर्ट होकर रिकॉर्ड्स बनाएगा और गलतियां कम से कम होंगी। ठीक है बच्चे। फर्दर 6, हमें यहाँ पे देखना है कि जो भी कॉस्ट अकाउंट्स बन रहे हैं और जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स बन के आ रहे हैं उनके बीच रिकंसिलिएशन करना है। रिकंसिलिएशन का मतलब सर हमें रिकंसाइल करना है। कॉस्ट अकाउंट्स हमें कहता है कि हमें एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगवानी है, हमने एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगवाई रॉ मटेरियल की। अब जो हमने मंगवाई क्या वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में टू परचेजेस के नाम से करेक्टली रिकॉर्ड है या नहीं, इनको आपस में रिकंसाइल कीजिए, चेक कीजिए। देन नेक्स्टली वो कहता है कि चेक कीजिए जो भी ह्यूमन, फिजिकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सर ह्यूमन के फॉर्म में लेबर, एंटरप्राइज, फिजिकल फॉर्म में जो भी रॉ मटेरियल, मशीनरीज वगैरह है, या फाइनेंशियल फॉर्म में पैसा, कैपिटल, बोरोइंग्स जितना भी है, उसको हम सही तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। ऑप्टिमम मतलब होता है टू दी फुलेस्ट, सारे रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमने लेबर ज्यादा रख ली, ज्यादा लेबर है फालतू में उनको वेजेस दे रहे हैं जबकि जरूरत नहीं है उनकी, या सर ऐसा तो नहीं है हमने रॉ मटेरियल फालतू में मंगवा के रख लिया, उसकी स्टोरेज कॉस्ट का बर्डन हम पे बढ़ गया है एंड सो ऑन। तो जो भी हमारे ह्यूमन, फिजिकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन में हो गए हमारी लेबर एंड एंटरप्राइजेस,
फिजिकल में हो गए रॉ मटेरियल, इनपुट, कैपिटल गुड्स, मशीनरीज एटसेट्रा, और फाइनेंशियल में हो गए हमारे पैसे यानी कैपिटल और बोरोइंग्स एटसेट्रा। उन सब का हमें यूटिलाइजेशन देखना है और ये कॉस्टिंग के थ्रू ही हो पाएगा। आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच के डिफरेंस को समझना। सर स्टैंडर्ड मतलब जो होना चाहिए, एक्चुअल मतलब जो हो रहा है। तो स्टैंडर्ड आपने जो लेबर, मटेरियल, ओवरहेड्स डिसाइड किए थे, और एक्चुअल जो इनकर हो रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच का वेरिएंस अगर ज़्यादा है तो समझ लीजिए मैनेजमेंट सही तरह से काम नहीं कर रही, और उनके बीच का वेरिएंस अगर कम है तो समझ लीजिए मैनेजमेंट सही तरह से काम कर रही है। तो ये भी हम ऑडिट के दौरान चेक करेंगे कि हमारे रिसोर्सेज प्रॉपर तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्टली वो कहता है सर हमें डिटेक्ट करना है कोई भी एबनॉर्मल लॉसेस तो नहीं है मटेरियल या टाइम के, रॉ मटेरियल के या लेबर का जो भी टाइम रिकॉर्ड हुआ है, बिकॉज लेबर को जनरली टाइमिंग के अकॉर्डिंगली हम वेजेस पे करते हैं, तो उनमें कोई ऐसे लॉसेस तो नहीं है जो एबनॉर्मल नेचर के हैं, जो नहीं होने चाहिए। सर कुछ तो नॉर्मल लॉस होता है, लेबर काम कर रहा है तो काम करते करते ब्रेक भी लेगा, ब्रेक लेगा वो उसके आइडल आवर्स होंगे, जो आइडल आवर्स होंगे वो सर नॉर्मल होने चाहिए, 9 घंटे में से 1 घंटा, 1.5 घंटा। लेकिन अगर 9 घंटे में से लेबर 4-4 घंटे आइडल आवर्स में वेस्ट कर रहा है तो सर ये एबनॉर्मल है, उसको ढूंढो और उसको करेक्ट करने की कोशिश करो। ये भी हम कॉस्ट ऑडिट के द्वारा कर पाएंगे। नेक्स्टली वो बात करता है एडवाइजिंग मैनेजमेंट वेज ऑफ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके बताना, रास्ते बताना अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के। जैसे आप लोग कॉस्टिंग में पढ़ेंगे जस्ट इन टाइम अप्रोच, क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड सो ऑन। तो सर ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट को गाइड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू मेक इम्प्रूवमेंट इन देयर परफॉर्मेंसेस। नेक्स्टली वो बात करता है प्रमोटिंग बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्निंग बॉडी। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी और गवर्नेंस मतलब जो उनको गवर्न कर रहा है, यानी नॉर्मल भाषा में कहें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर सही तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा होगा। इट इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम गवर्निंग बॉडी को यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर पाते हैं, उनके द्वारा गलतियां ना हो, उनके द्वारा मैनिपुलेशन ना हो। उसके लिए हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर बैठाते हैं, उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराते हैं एंड सो ऑन। तो ये जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस तरीका बताया लॉ ने मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, कंपनी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, उन तरीकों को टाइम टू टाइम प्रमोट करना, ये भी एक उद्देश्य है कॉस्ट ऑडिट का। क्योंकि जब मैनेजमेंट द्वारा दिए गए डिसीजंस में गलतियां पाई जाएंगी तो ऑटोमेटिकली उन मैनेजमेंट को बदलने का अधिकार भी कंपनी के पास आ जाएगा। और वो कब पता लगेगा कि मैनेजमेंट अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं? जब उनके ऊपर ऑडिट किया जाएगा। एंड लास्टली वो कहता है इनकलकेट कॉस्ट कॉन्शियसनेस। सर हम चाहेंगे कि हर कोई बंदा, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट में कॉन्शियस रहे। यानी आज के डेट में इंडिया इज़ अ मेनली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ज़्यादातर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज देखेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं। अब ऐसे में अगर किसी भी कॉम्पिटिटर को, किसी भी सप्लायर को अपना अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो क्या वो अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बढ़ा सकता है? नहीं सर। अगर वो सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा तो वो मार्केट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर्स कम दामों पे सेम गुड्स बेच रहे हैं मार्केट में। भाई सिंपल सी बात सोच के देखिए, कल को अगर आप कोक के मैन्युफैक्चरर हैं और कोक कंपनी अपनी पेट बॉटल का रेट 35 रुपए से बढ़ा के 50 रुपए कर दे, तो कोई उसको खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो सब्सटीट्यूट गुड्स है पेप्सी या थम्स अप, सर वो मार्केट में 35-35 रुपए का मिल रहा है। तो सर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, स्पेशली इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पे अगर वाकई आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है तो कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा। कॉस्ट रिडक्शन इज द ओनली वे टू इंक्रीज योर प्रॉफिट मार्जिन। सर आपको सेलिंग प्राइस तो फिक्स ही रखना होगा। आपके कॉम्पिटिटर ने अगर 35 रुपए का प्राइस रखा है तो आप भी 35 रुपए रखिए, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर की कॉस्ट अगर 15 रुपए है और आप ये 15 रुपए से घटा के 10 रुपए कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 20 रुपए से बढ़ के 25 रुपए हो जाएगा एंड सो ऑन।
तो वही कह रहा है यहाँ पे कि हर एक को हमें यहाँ पे कॉस्ट को लेके कॉन्शियस करना है, अवेयर करना है, सो दैट हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात सोचे, उसके बेस पे रिकॉर्ड्स बनाए, उनका ऑडिट किया जाए। यानी ऑडिटर का मेन पर्पस है कॉस्ट को लेके अलर्टनेस क्रिएट करना। ठीक है जी। तो ये 12 ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉस्ट ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए, कॉस्ट ऑडिट करने के पर्पस हैं। इन 12 ऑब्जेक्टिव्स को हम एक कोड के द्वारा याद कर लेते हैं अभी के अभी, कि अगर ये एग्जाम में आए तो हम इन्हें भूले ना। इनका कोड मैंने याद करने के लिए एक बनाया है, आप कुछ भी बना सकते हैं। आपको ये कोड हेल्पफुल लगे तो आप ये यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज कुछ और कोड। क्या कह रहे हैं, मैंने क्या कोड बनाया कि सर एक पिग आईसीयू में चला गया फ्रॉड करने की वजह से। अ पिग इन आईसीयू फॉर फ्रॉड। एक पिग आईसीयू में चला गया फ्रॉड करने की वजह से। मैनेजमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में वो घपला कर रहा था। उसने क्या फ्रॉड किया देखिएगा। सबसे पहले पी से प्राइस फिक्सेशन। कॉस्ट ऑडिट के पीछे मेन पर्पस क्या है, हम प्राइस फिक्स कर सकते हैं क्योंकि हमें कॉस्ट शीट मिल जाएगी हाथ में, हमें पता लग जाएगा हमारा एक्चुअल खर्चा कितना है, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के हम प्राइस तय कर लेंगे। आई से इनकलकेटिंग कॉस्ट कॉन्शियसनेस, हम चाहते हैं हर कोई कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करे। जी से गवर्नेंस ऑफ कॉर्पोरेट, जो भी गवर्निंग बॉडी है कॉर्पोरेट की उसको हमें कंट्रोल में रखना। आई से इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। सी से कंप्लायंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स विद CAS, Cost Accounting Standards and Companies Cost Records and Audit Rules 2014. U से utilizing optimum resources of the organization. फिर fraud के F से हमने कहा, पहले F से fraud and error को डिटेक्ट करना। R से हमने कहा reconciling cost accounts and financial accounts. A से हमने कहा abnormal losses को घटाना, उनको डिटेक्ट करना और करेक्ट करना। U से हमने कहा यूनिट एंड सेंटर्स ऑफ कॉस्ट को एलोकेट करना। एंड डी से हमने कहा डिटर्मिनिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो ये 12 पॉइंट्स याद हो जाएंगे, आप इनको चाहे तो कैसे भी याद कर लीजिए। तो हमने कोडिंग बना दी थी अ पिग इन आईसीयू फॉर फ्रॉड। ठीक है, सो इससे हमारे यहाँ पे 12 ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ गए। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक की बात? एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो गए थे। हमने कोड बनाया था अ पिग इन आईसीयू फॉर फ्रॉड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? क्लियर। तो आज की क्लास को हम यहीं पे होल्ड करते हैं। हमने आज ऑडिट का मीनिंग समझा, हमने देखा कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, वो जनरेट कैसे हुआ और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ तक की बात को डे टू डे बेसिस पे आप याद करते रहिएगा। हर क्लास को हम समरी के रूप में बनाएंगे। हमने सारे नोट्स को समराइज किया हुआ है, समरी बुक के थ्रू आपको ये नोट्स याद कराए जाएंगे। प्लीज़ आप सारे नोट्स को डेली बेसिस पे याद करते रहिएगा, तो वी कैन अश्योर मिनिमम 80% इन दिस सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। आपको बस कीवर्ड्स पे, टर्मिनोलॉजी पे होल्ड होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।